भगवत गीता, शिव पुराण, वाल्मीकि रामायण, ये सब हाथ से लिखे हैं उन्होंने। अर्थ सहित 18 अध्याय उन्होंने भगवत गीता के लिखे हैं। आज हम अगर भगवत गीता पढ़ने बैठते हैं तो हमारे को पढ़ने का टाइम नहीं मिलता, और उन्होंने सारा हाथ से लिखा है और बहुत सुंदर पांडुलिपि, वो उनका तरीका था भक्ति का। तो शायद उन्हीं से पेशेंस और जो भी आज मैं हूँ अपने पिताजी की वजह से हूँ। मेरी माँ भी बहुत आध्यात्मिक रुचि रखने वाली रही है, तो उनकी, मेरी माँ की झलक भी मेरी कविताओं में देखने को मिलती है। अगर आप लोग पढ़ेंगे तो आपको एहसास होगा। इसके बाद जब मेरा MS गायनी कंप्लीट हो गया जबलपुर से, तो मैं दिल्ली चली गई। डॉक्टर बुंदेला वहाँ पर MCH न्यूरो सर्जरी कर रहे थे। दिल्ली एक बहुत ही कॉम्पिटिटिव जगह है। दिल्ली में किसी को पैर जमाने की जगह नहीं मिलती, और अगर आपने मध्य प्रदेश से कुछ किया है तो मध्य प्रदेश के लोगों को और दूसरे स्टेट के लोगों को वहाँ के दिल्ली के लोग नहीं समझते। मैम हंस रही है, मैम को पता है कि अच्छा जबलपुर से करके आए हो। खैर, कई सारे हॉस्पिटल्स में मैंने काम किया, बच्चे छोटे थे और करती रही काम, मेहनत करती रही। उसके बाद आज आप सभी के आशीर्वाद से मैं फोर्टिस हॉस्पिटल में एडिशनल डायरेक्टर गायनेकोलॉजी डिपार्टमेंट में हूँ और नोएडा गायनी सोसाइटी की प्रेसिडेंट भी हूँ। तो ये एक बहुत वो है कि मैं वहाँ पे उनको लीड कर रही हूँ आज गायनी सोसाइटी में। उसके बाद अगर मैं कहना चाहूँगी कि मैंने कैसे लिखा, बच्चे जब छोटे थे व्यावसायिक व्यस्तता के चलते कभी समय नहीं मिला, और मैं अपने आप को कभी नहीं कहूँगी, मैं कभी नहीं लिखती थी। मुझे ऐसा पता ही नहीं था, टाइम भी नहीं था कि मैं कभी कुछ लिख सकती हूँ। मगर जब ये कोविड का समय ऐसा समय था जो बहुत भयानक समय था, और लॉकडाउन के समय में थोड़ा सा जब हम लोग की एक जो रफ्तार होती है, और मेट्रो बड़ी सिटी में अगर आप रहते हैं तो बहुत ज्यादा ही रफ्तार जीवन चलता रहता है। तो वहाँ पे कोविड में OPDs वगैरह जब बंद हो गई, सब लॉकडाउन में घरों में बैठे हुए थे, तब शायद थोड़ा समय मिला लिखने के लिए, सोचने के लिए कुछ। एक्चुअली सुबह आप आफ्टरनून 3-4 बजे तक अपना काम खत्म करिए, फिर इवनिंग OPD करिए, फिर इमरजेंसी। अभी बैठे बैठे मेरे को 2 फोन आ चुके हैं मैम किसी को ब्लीडिंग हो रही है, किसी को कुछ हो रहा है। तो जब लॉकडाउन के टाइम में थोड़ा शायद मुझे सोचने का टाइम मिला, और उस समय मैंने सबसे पहले अपनी ऐसे ही ख्याल आया कि मेरे ऐसे भागते भागते बच्चे बड़े हो गए। मेरा बेटा यहाँ बैठा हुआ है, जितांजल, क्लास 12th में है। बेटा नमस्कार करो सबको। क्लास 12th में है। तो और बेटी मेरी सेकेंड ईयर MBBS में है, वो आ नहीं पाई। तो ऐसे टाइम मिला तो मैंने माँ का दर्द कविता लिखी। मैं अभी आप लोगों को सुनाऊंगी। माँ का दर्द मैंने जो पहली कविता लिखी, वो कविता एक डॉक्टर माँ के ऊपर है। वो कविता जब मैंने अपने गायनी फोरम में शेयर की तो लोगों को बहुत पसंद आई। सारे गायनेकोलॉजिस्ट ने कहा ये तो हमारी कविता है, ये तो हमारी कविता है। तो फिर मुझे लगा कि शायद मेरी कविताएं लोगों को छू सकती है। उसके बाद मैंने कई विषयों पर कविताएं लिखी। मम्मी विमल बुंदेला जी हमेशा मेरा मार्गदर्शन करती रहती है। जब भी मैं शुरू में लिखती थी तो मैं उनको सुनाती थी कि ये गलत तो नहीं है, कुछ इसमें प्रॉब्लम तो नहीं है, बिकॉज मेरे को पता नहीं था कि मैं क्या, बस जो ख्याल आते थे उसको राइमिंग करके लिखती थी। तो थैंक यू मम्मी। जो ये कोविड के समय की बात है कि वो समय वाकई में बहुत भयानक समय था, हम सभी ने वो फेस किया है। मगर डॉक्टर्स तो शायद फ्रंट लाइनर्स थे, तो बहुत ज्यादा ही मैंने इतना डरा हुआ डॉक्टर्स को पहले नहीं देखा। वो एक ब्रेव फेस रखते थे, मगर वो अंदर से डरे हुए होते थे कि कल को हम लौटेंगे कि नहीं वापस। कभी कोविड पॉजिटिव्स के सिजेरियन भी किए हम लोगों ने। डॉक्टर बुंदेला ने कोविड पॉजिटिव हेड इंजरी ऑपरेट की है। ये मेरा बेटा जो है ये घर अपने रूम से नहीं निकलता था, क्योंकि कहीं ना कहीं डर गया था कि मम्मा पापा एक्सपोज होके आ रहे हैं तो मुझे कुछ ना हो जाए या किसी को कुछ ना हो जाए। तो वो समय शायद था जब सभी डॉक्टर्स कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी की तरफ बढ़े थे, क्योंकि शायद लग रहा था जिंदगी का आखिरी समय है। तो उसी में शायद ये कविता का सृजन हुआ और ये किताब लिखी मैंने।
एक फेसबुक पेज से मुझे डिफरेंट टॉपिक्स मिलते रहे और उस पर मैं लिखती गई तो मेरा एक कलेक्शन बन गया। तो उस समय की मनोदशा को मैं अपनी 4 लाइनों में बोलना चाहूंगी कि सरपट सी भागती जिंदगी की रेल में, सरपट सी भागती जिंदगी की रेल में हम बेपरवाह से मुसाफिर थे। जब सफर खत्म होने का अंदाजा लगा, जब सफर खत्म होने का अंदाजा लगा, हम हर पल को पलकों में संजोने लगे थे। तो ये शायद उसी समय, कठिन समय की सृजनात्मकता है जो ये कविता, ये किताब का रूप लिया। एक और कविता मैंने 9 अप्रैल 2020 को लिखी थी। 9 अप्रैल लॉकडाउन चल रहा था और मैं ड्राइव करके हॉस्पिटल जा रही थी अकेले। नोएडा की सुनसान सड़कें और एकदम सन्नाटा, और एक कार में चली जा रही थी हॉस्पिटल डिलीवरी कराने, या सिजेरियन, पता नहीं क्या था। तो उस समय जो भयावहता थी उस पे मैंने एक कविता लिखी, सुनसान शहर और वीरान रहे, वो भी मेरे संग्रह में। भगवान कृष्ण की भी कई कविताएं हैं इसमें। कृष्ण भक्ति मुझे विरासत में मिली है। इसी में मैं एक अपने गुरुदेव जो हमारे किशोरी दास जी हैं, उनका एक छोटा सा वाकया बताना चाहूंगी। हम लोग जब कोविड में काफी परेशान थे तो मम्मी ने एक बार फोन लगवा के बात करवाई गुरुदेव से। हम लोगों ने फोन पे बात की तो हम लोगों ने कहा कि महाराज जी, बहुत हम लोग को चिंता है कि कैसे करेंगे, कैसे आगे होगा, क्या होगा। तो उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात कही। उन्होंने बोला कि बेटा, आप बिहारी जी को मन में रख के काम करते रहिए, सब अच्छा होगा, बिहारी जी सब अच्छा करेंगे। वो एक इतना पॉजिटिव सेंटेंस था कि इतना उससे अच्छा लगा, काम करते रहने की शक्ति मिली। तो इन कविताओं में गुरु, माँ, पिता, हमारी संस्कार जो हमें बड़ों से मिला है और वो हमें आगे कैसे देते जाना है अगली जनरेशन को, वो सब चीजों की झलक देखने को मिलती। और सबसे बड़ी बात है कि जब ये कविता का संग्रह मैंने अपने डॉक्टर्स के फोरम में जब मैंने अपना ये शेयर किया कि ये अमेज़न, ये बुक और ये मेरी बुक का लिंक है, तो डॉक्टर्स को बड़ा आश्चर्य हुआ। देखिए, हम लोग मेडिकल के आर्टिकल्स तो लिखते ही रहते हैं, मेडिकल की बुक्स बहुत से डॉक्टर्स लिखते हैं, वो हमारे लिए नई चीज नहीं होती है शायद। सर, सही बोल रही हूँ मैं अंकल? तो चौबे अंकल, मैं आपसे बोल रही हूँ कि हम लोग के लिए मेडिकल का लिखते रहना कोई बड़ी बात नहीं है, लिखते रहते हैं। मगर जब ये कविता की किताब, लोग बहुत खुश हुए। कुछ लोग तो इतने खुश हुए कि अरे आप मतलब कविता की किताब लिखे, वो भी हिंदी कविता की किताब लिख दी, ये कैसे कर दिया? तो लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि जब एक डॉक्टर अगर पेन लेके कविता लिखेगा तो ये सोचेगा कि उस पेशेंट का पेट दर्द ठीक क्यों नहीं हुआ। या डॉक्टर बुंदेला ऑपरेट करके सपोज किसी दिन लिखने बैठे तो सोचेंगे कि उसका पैर क्यों नहीं चल रहा है ठीक से। तो हम लोग के ख्यालों में भावना और कविता कम आ पाती है, पर शायद अब मैंने आप लोगों के आशीर्वाद से शुरू किया है तो शायद मैं आगे लिखती रहूंगी। और मैं बहुत आभार व्यक्त करती हूँ श्री बहादुर सिंह सर का कि उन्होंने अपने 4 वर्ड्स मेरी किताब को दिए। वरिष्ठ कवियत्री, इंटरनेशनल ख्याति प्राप्त श्रीमती प्रीता व्यास जी, उन्होंने भी मेरी किताब में बड़े ही खूबसूरत 4 वर्ड्स लिखे हैं और उन्होंने अपनी बहुमूल्य समीक्षा दी है। उज्जैन के वरिष्ठ व्यंग्यकार और साहित्यकार श्री हरीश कुमार जी का भी मैं धन्यवाद करती हूँ। उन्होंने पूरा एडिटिंग वगैरह मेरी बुक में मेरी मदद की। आज को अपनी व्यस्तता के कारण उपस्थित नहीं हो सके, और मैं बताना चाहूंगी कि मेरे जीजा जी के बड़े भाई साहब भी हैं, वो उन्होंने मना किया था कि ये तुम मत बोलना, ज्यादा परिवारवाद लगेगा, मगर ठीक है, उन्होंने मेरी मदद की। और मम्मी पापा ने भी मुझे आशीर्वाद वचन दिए हैं, उसमें बहुत बहुत प्रणाम। और अंत में मैं बताना चाहूंगी कि ये कवर पेज मेरी पुत्री आराधिका का बनाया हुआ है। तो उस बात के लिए नहीं बनाया था, उसने ऐसे ही पेंटिंग बना के रखी हुई थी, तो मुझे ये अच्छी लगी और मैंने इससे, वो भी आज आ नहीं पाई है यहाँ पर। तो अब मैं इसके साथ कुछ कविताएं करना चाहूंगी अपनी, अगर इजाजत हो तो। ये किताब मैंने अपने पिताजी को समर्पित की है। आज वो यहाँ होते तो शायद उन्हें बहुत खुशी होती।
तो ये जो कविता जैसे मैंने बताया माँ का दर्द, एक डॉक्टर माँ के ऊपर लिखी हुई कविता है। माँ तो आखिर माँ ही होती है, फिर चाहे वो डॉक्टर ही क्यों ना हो। माँ तो आखिर माँ ही होती है, फिर चाहे वो डॉक्टर ही क्यों ना हो। जब वो अपने रोते हुए बच्चे को छोड़कर, जब वो अपने रोते हुए बच्चे को छोड़कर किसी और का दर्द कम करने भागती है, दिल में दर्द उसके भी होता है, क्योंकि माँ तो आखिर माँ ही होती है, चाहे वो डॉक्टर ही क्यों ना हो। जब बच्चा सूनी आंखों से देखकर, जब बच्चा सूनी आंखों से देखकर अपने स्कूल के वार्षिकोत्सव में ना आने पर उसको मौन उलाहना देता है, अपने स्कूल के वार्षिकोत्सव में ना आने पर उसको मौन उलाहना देता है, वो मौन उसके दिल को भी चीर देता है, क्योंकि माँ तो आखिर माँ ही होती है, चाहे वो डॉक्टर ही क्यों ना। जब टीचर उसके बच्चे की शिकायतें कर गुस्सा दिखाती है, हमारे बच्चों का होमवर्क हमेशा छूटा रहता है क्योंकि हम नहीं करा पाते। जब टीचर उसके बच्चे की शिकायतें कर गुस्सा दिखाती है, वो कैसे बताए कि वो समय अपने बच्चों को दे ना पाई, कैसे बताए कि वो समय अपने बच्चे को दे ना पाई जो किसी और के बच्चे की जान बचाने में चला गया। क्या बात है। वो आंसू अपने चुपचाप पी जाती है, क्योंकि माँ तो आखिर माँ ही होती है, चाहे वो डॉक्टर ही क्यों ना हो। कभी जब आधी रात में वो घर से निकलती है, कभी जब आधी रात में वो घर से निकलती है, अंधेरे को चीरती हुई अस्पताल पहुंचती है, एक डूबती हुई सांस को जब वह सांस देती है, चेहरे पर शिकन नहीं बस मुस्कान होती है, क्योंकि माँ तो आखिर माँ ही होती है। पर कहीं ना कहीं कुछ छूट जाता है, पर कहीं ना कहीं कुछ छूट जाता है। हाँ, वो इतनी कुशल माँ नहीं बन पाती है, हाँ वो इतनी कुशल माँ नहीं बन पाती है। जब वो अपना कीमती समय अस्पताल में बिताती है, सबकी माँओं से पीछे रह गई सोचकर दुखी हो जाती है, क्योंकि माँ तो आखिर माँ ही होती है। आखिरी 4 लाइनें हैं। धर्म और कर्तव्य के रास्तों पर, धर्म और कर्तव्य के रास्तों पर औरों के बच्चों को संभालते हुए, औरों के बच्चों को संभालते हुए, अपने बच्चों के लिए दुआएं करते हुए, मन में विश्वास लेकर सभी कदमों से चलती जाती है, क्योंकि माँ तो आखिर माँ ही होती है, चाहे डॉक्टर ही हो। एक लाइन जोड़ना चाहूंगी। ये जो दर्द होता है ना, ये ताम्र रहता है, अलग अलग फॉर्म में रहता है कि किस तरीके से हमने लिखना जरूर से। आपसे अच्छा कौन जानता है इसको? जो परिवेश से जुड़े हुए हैं, कभी सोच के देखिएगा बचपन में जब गाय चल के आती थी, उसका छोटा बछड़ा रहता था, तेज चाल से चल के आती थी और बच्चा रवाने लगता था, और माँ को इतनी जल्दी होती थी कि वो जल्दी से जाके बछड़े के पास में उसको छाट के उसको दूध पिला। शकुंतला चौबे ने भी यही किया। सर, कितनी बार ये बच्चे आज भी मुझसे लड़ते हैं कि मम्मा हमें फीवर होता था, आप क्रोसिन दे के भगा देती थी स्कूल, क्योंकि हमारे ऑपरेशंस होते थे, इनको कौन देखेगा, इनको क्रोसिन लो और जाओ स्कूल। अब दूसरी मेरी एक कविता है, जो इसकी शीर्षक टाइटल कविता है गुजरता का ठहरते पल। तो ये इसका कॉन्सेप्ट है कि जो पल हमारे होते हैं वही जिंदगी बनाते हैं। तो ध्यान चाहूंगी। एक रोज मुझे मिला था वो गुजरता हुआ वक्त, एक रोज मुझे मिला था वो गुजरता हुआ वक्त, और मैंने उसके दामन से कुछ ठहरे पल उठाए थे, और मैंने उसके दामन से कुछ ठहरे पल उठाए। बचपन में जब हमारे दामन में कुछ ना होता था, बचपन में जब हमारे दामन में कुछ ना होता था, मैंने वहां से बहुत सारे खुशी के मोती चुराए। पापा की उंगली पकड़ हम नन्हे कदमों से चलते थे, पापा की उंगली पकड़ हम नन्हे कदमों से चलते थे, उनके दुलार वाले पल आज भी दिल में समाये हैं। जब पाठशाला पहुंचे साथियों संग पढ़े और लड़े, जब पाठशाला पहुंचे साथियों संग पढ़े और लड़े, वहां से मैंने दोस्ती और जिंदा दिली के लम्हे उठाए थे, वहां से मैंने दोस्ती और जिंदा दिली के लम्हे उठाए थे। बड़े कॉलेज में
मिले कुछ बेहतरीन यार, बड़े कॉलेज में मिले कुछ बेहतरीन यार, उनकी दोस्ती वाले पल मैंने अपनी जेब में भर लिए, उनकी दोस्ती वाले पल मैंने अपनी जेब में भर लिए। जीवन साथी जब आया, जीवन साथी जब आया, हमसाया सा वो छाया, उसके साथ बिताए लम्हे मैंने दिल के संदूक में बंद किए, उसके साथ बिताए लम्हे मैंने दिल के संदूक में बंद किए। बच्चों की किलकारी वाला वक्त जब मिला, बच्चों की किलकारी वाला वक्त जब मिला, अपनी माँ को देख मुस्काया और मेरे आंचल में जा चुका, अपनी माँ को देख मुस्काया और मेरे आंचल में जा चुका। वक्त चलते चलते रुका, इसको बंद कर दीजिए। वक्त चलते चलते रुका, मुस्कुराया और मुझसे बोला, वक्त चलते चलते रुका, मुस्कुराया और मुझसे बोला, सारे लम्हे समेट लिए या कुछ और है बचा, सारे लम्हे समेट लिए या कुछ और है बचा। मैं वक्त को क्या बोलूं कि कैसा छलिया है वो, मैं वक्त को क्या बोलूं कि कैसा छलिया है वो, लम्हे पकड़ने की कोशिश में वो फिसलता जाता है, लम्हे पकड़ने की कोशिश में वो फिसलता जाता है। अंत समय जब आता है बस कुछ एहसास रह जाते हैं, अंत समय जब आता है बस कुछ एहसास रह जाते हैं, एक कहानी रह जाती है, ये जिंदगी बीत जाती है। गुजरते वक्त को सलाम करना, गुजरते वक्त को सलाम करना और हाथ के लम्हों को थाम के रखना, बस ये पल ही हैं जो जिंदगी में जीवन को पिरोए रखते हैं, बस ये पल ही हैं जो जिंदगी में जीवन को पिरोए रखते हैं। अपने प्यारे पलों को समेट कर मैं वक्त के साथ चल रही हूँ, अपने प्यारे पलों को समेट कर मैं वक्त के साथ चल रही हूँ। वो गुजर रहा है और मैं पकड़ने की कोशिश करते हुए हर पल को जी रही हूँ, वो गुजर रहा है और मैं पकड़ने की कोशिश करते हुए हर पल को जी रही हूँ। यही इसका टाइटल कविता है। एक और कविता है, ये कविता मुझे पर्सनली बहुत पसंद है, लाल रंग के ऊपर है। एक बार हमें ऐसे टॉपिक मिला कि लाल पे लिखिए, लाल, तो मुझे शायद ये आप लोग ज़्यादा बता पाएंगे व्याकरण, और इसलिए मैंने इसमें कुछ शब्दों का उपयोग किया है। अगर लाल रंग है तो उस पर एक कविता है, लाल मेरी आभा है, लाल मेरी आभा है वह ओजस्विता से भरा हुआ, लाल मेरी आभा है वह ओजस्विता से भरा हुआ, हूँ गर्व से प्रकाशित सुर्ख लालिमा लिया हुआ, हूँ गर्व से प्रकाशित सुर्ख लालिमा लिया हुआ। मैं भोर की शीतलता हूँ, मैं भोर की शीतलता हूँ, धरती में जीवन भरता हूँ। भोर में भी एक ठंडी एक लाल रंग जो होता है, मैं भोर की शीतलता हूँ, धरती में जीवन भरता हूँ। मेरी लालिमा के आवरण से हरितिमा चहुओर है, अगर लाल नहीं होगा तो ग्रीनरी नहीं होगी, तो मेरी लालिमा के आवरण से हरितिमा चहुओर है। रणभूमि में विजय हूँ मैं, रणभूमि में विजय हूँ मैं, हुंकारता हूँ शत्रु पर, रणभूमि में विजय हूँ मैं, हुंकारता हूँ शत्रु पर, हूँ भाल पर चमकता मैं वीरों के शौर्य पर, हूँ भाल पर चमकता मैं वीरों के शौर्य पर। मैं न्याय और नीति से सुसज्जित, मैं न्याय और नीति से सुसज्जित दरबार का सौंदर्य हूँ, मैं न्याय और नीति से सुसज्जित दरबार का सौंदर्य हूँ। मैं रक्त रंजित धरती में अन्यायियों का परिणाम हूँ, मैं रक्त रंजित धरती में अन्यायियों का परिणाम हूँ। वीरांगनाओं का सुहाग में, वीरांगनाओं का सुहाग में छत्राणी का मैं दम हूँ, वीरांगनाओं का सुहाग में छत्राणी का मैं दम हूँ। जो विनाश को विराम दे मैं सौभाग्य का प्रारंभ हूँ, जो विनाश को विराम दे मैं सौभाग्य का प्रारंभ हूँ। आखिरी 4 लाइनें हैं। मैं अस्ताचलगामी सूर्य में, शाम को भी लालिमा होती है चारों तरफ, मैं अस्ताचलगामी सूर्य में एक अंत का आरंभ हूँ। मैं जाती हुई संध्या में कल के उद्गम का संकल्प, मैं जाती हुई संध्या में कल के उद्गम का संकल्प। इसे एक आखिरी कविता सुनाना चाहूंगी। ये कविता है इस बारे में जैसे कि जब हम लोग कभी बहुत परेशान होते हैं और हमें लगता है कि अभी कोई रास्ता नहीं है, क्या करें, कैसे करें, तो उस बारे में एक कविता है। आई थिंक ये उसमें
कुछ आशा की किरण देती है। कविता का शीर्षक है गोविंद तुम क्या करोगे। गोविंद तुम क्या करोगे। ये कविता उस पृष्ठभूमि की है कि जब वो द्रौपदी के स्वयंवर में जो मछली का भेदन अर्जुन को करना था प्रतिबिंब देखकर, तो उसके ऊपर लिखी हुई है। द्रौपदी स्वयंवर के दिन बोले कृष्णा। आई थिंक ये तो सभी को पता ही होगा। अर्जुन ने जो घूमती हुई मछली को पानी में देखकर मारा था, तीर उसकी आंख पे चलाना था। द्रौपदी स्वयंवर के दिन बोले कृष्णा। अर्जुन घूमती मछली की आंख को भेदना। अर्जुन घूमती मछली की आंख को भेदना, विचलित न होना, बस मत्स्य प्रतिबिंब को साधना। अर्जुन घूमती मछली की आंख को भेदना, विचलित न होना, बस मत्स्य प्रतिबिंब को साधना। अर्जुन बोले हे गोविंद। अर्जुन बोले हे गोविंद, जब सब कुछ मैं ही करूंगा तो तुम क्या करोगे। अर्जुन बोले हे गोविंद, जब सब कुछ मैं ही करूंगा तो तुम क्या करोगे। क्या सारा भार बस मैं ही उठाऊंगा। क्या सारा भार बस मैं ही उठाऊंगा। कान्हा मुस्काए और बोले। कान्हा मुस्काए और बोले सखा अर्जुन, मैं उस पानी को साधूंगा। सखा अर्जुन, मैं उस पानी को साधूंगा, उसका विचलन रोकूंगा, उसके कंपन को स्थिर रखूंगा। मैं उस पानी को साधूंगा, उसका विचलन रोकूंगा, उसके कंपन को स्थिर रखूंगा, उस प्रतिबिंब को हिलने न दूंगा। उस प्रतिबिंब को हिलने न दूंगा, तुम्हारे भेदन के लिए सीधा रखूंगा। तुम्हारे भेदन के लिए सीधा रखूंगा। तुम सोचोगे मैंने किया मत्स्य भेदन। तुम सोचोगे मैंने किया मत्स्य भेदन, पर तुम्हारे हर कर्म का अंतिम कर्ता मैं ही रहूंगा। हमें लगता है कि हम सब कुछ कर रहे हैं। तुम सोचोगे मैंने किया मत्स्य भेदन, पर तुम्हारे हर कर्म का अंतिम कर्ता मैं ही रहूंगा। अश्रुपूरित नैनों से अर्जुन हुए नतमस्तक। अश्रुपूरित नैनों से अर्जुन हुए नतमस्तक। धन्य हो प्रभु आप और आपकी कृपा। धन्य हो प्रभु आप और आपकी कृपा। मैं कभी न मानूं अपने को करता। मैं कभी न मानूं अपने को करता। समस्त कारणों के कारण तुम सदा। समस्त कारणों के कारण तुम सदा। हर मुश्किल में थामे हाथ भक्त का। हर मुश्किल में थामे हाथ भक्त का। ये अर्जुन अब कर्म से कभी न डरेगा। ये अर्जुन अब कर्म से कभी न डरेगा। जान गया कि मेरा गोविंद, जान गया कि मेरा गोविंद हर पल पानी को स्थिर रखेगा। अब मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहती हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया अपनी इस यात्रा को बताने के लिए। हमारे बीच बहुत से नए मेहमान आ चुके हैं, उनका स्वागत करते हैं। कई ऐसे मेहमान हैं जो यहाँ पर आ नहीं पाए, लेकिन उन्होंने अपनी शुभेच्छाएं वीडियो के माध्यम से हमें भेजी हैं। तो वरिष्ठ साहित्यकार रहे भैयालाल व्यास जी की पुत्री हैं, जो स्वयं साहित्यकार हैं, रीता व्यास जी, न्यूजीलैंड में रहती हैं। उन्होंने एक वीडियो मैसेज हमें भेजा है इस कृति के लिए। एक वीडियो मैसेज कृपया चलाएं प्रोजेक्टर पर। ये इसमें समाहित कविताओं का सारा निचोड़ है। इसमें जो कविताएं हैं और इस थामते वक्त में पिता की दृढ़ता भी शामिल हो जाती है, माँ का ममत्व भी शामिल हो जाता है, अपने बच्चों के प्रति सीख भी शामिल हो जाती है, और बहुत सारे सामाजिक उतार चढ़ाव, ऊहापोह, जीवन सब शामिल होते जाते हैं। इस कविता संग्रह की जो कविताएं हैं, ये डॉक्टर हैं और उन्होंने कोरोना काल की चुनौतियां होती है और बहुत सहज भाव से बड़ी सकारात्मक कविताएं इस संग्रह में शामिल की है। उनकी एक कविता है जिसकी पंक्तियां मुझे बहुत पसंद आई। ये राहें ले ही जाएंगी मंजिल तक, हौसला रखना। ये राहें ले ही जाएंगी मंजिल तक, हौसला रखना। कभी सुना है कि अंधेरे ने
सवेरा होने नहीं दिया। बहुत बहुत शुभकामनाएं डॉक्टर आराधना सिंह, बहुत बहुत। ये थी साहित्यकार रीता व्यास जी न्यूजीलैंड से। मैं अनुरोध करूंगा कलेक्टर साहब श्री संदीप जी यहाँ से कि इतने अच्छे बातें कर रहे हैं तो मैं कहीं ऑड मैन आउट का ये कि ना रहे, बट आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री दिनेश कुशवाहा जी, विशेष अतिथि मालती श्रीवास्तव जी, डॉक्टर सुभाष चौबे जी, जो मैं हमेशा इंस्पायरिंग मूड में रहते हैं, और मैडम जी हम जब भी देखते हैं बहुत ही इंस्पायरिंग है, तो क्योंकि हेल्थ के फील्ड में हम भी प्रयासरत रहते हैं कि छतरपुर में कुछ अच्छा हो, तो मोटिवेटिंग डॉक्टर सुभाष चौबे जी, प्रोफेसर बहादुर सिंह परमार जी, आपको बहुत बहुत बधाई आपका रिसेंट अवार्ड पे भी, है ना, जो जी इसमें बहुत इंस्पायरिंग रहते हैं। आज के इस प्रोग्राम के मेन पर्सन इन फोकस डॉक्टर आराधना सिंह बुंदेला जी, डॉक्टर यशपाल जी, आपको आज का जो आपने इतने व्यस्तता में और अपने फील्ड से मतलब थोड़ा मूव होके जो एक कविता लिखने की ये जो एक आपका एफर्ट है, और ना केवल जस्ट एक एफर्ट, मतलब इतना अच्छा आपने लिखा है, और आप शायद मैं इतना नहीं पढ़ पाता, अच्छा हुआ मैं आपने इतना आपने सुन के उसको बताया, तो ये बहुत इंस्पायरिंग है। तो जरूर हम अभी सारे पोएम्स पढ़ने का जो मन आया है, आपके जितने भी जो चैलेंजेस है, आई थिंक डॉक्टर्स के पास एक चैलेंज रहता ही है। मैं देखता हूँ कि डॉक्टर्स फर्स्ट ऑफ ऑल एक्चुअली मेरा जो बेस्ट फ्रेंड है वो एक डॉक्टर है, तो स्कूलिंग से जो मेरे साथ रहा है, तो वो ही वेंट ऑन टू बिकम अ डॉक्टर। तो मैं देखता रहा कि वो फिर मेरा इंजीनियरिंग खत्म हुआ, वो पढ़ता रहा, फिर मैं काम पे गया, वो पढ़ता रहा, है ना, फिर मैं इससे पहले मैं IRS इनकम टैक्स पे गया, वो पढ़ता रहा, फिर मैं IAS में आया, वो पढ़ता रहा, फिर मैं सब कलेक्टर SDM बने, वो पढ़ता रहा, CO जिला पंचायत बने, वो पढ़ता रहा, हम आज कलेक्टर हो गए। डॉक्टर्स बहुत मेहनती, जो फिर वो पूरा वो समझ में भी आ जाता है कि MD DM फिर और स्पेशलिटी और स्पेशलाइजेशन में जो जाते आप लोगों का मेहनत जो है वो इतना दीर्घ है कि उसका मतलब कोई कंपैरिजन तो है नहीं, मतलब रियली। एंड उन फील्ड्स में भी ऑफ कोर्स न्यूरो को उतना ही वो देते हुए, बट आई थिंक गायनी का जो रोल है वो इतना मतलब रैंडम रहता है कि कभी भी वो रात में हो कि दिन में हो कि कभी भी जो जब भी वो टाइम आएगी तो आपको रहना पड़ेगा, और जो एक्सपेक्टेशंस है और जो फॉल्स अलार्म्स है वो तब तक, और जब कोई अपने डॉक्टर को मान लेते हैं कि ये OBG हमारे ये गायनी को हम ट्रस्ट करते हैं, तो उनको इतना परेशान कर देते होंगे, अभी भी आपके कॉल जैसे आप बता रहे थे, तो वो हाँ बिल्कुल वो तो दो तो कम है, फिर भी तो उतना ट्रस्ट रहता है कि आपके कॉल्स तो कभी कम नहीं होते, और जिनका भी जो भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो हर चीज में, क्योंकि उनके लिए पहली बार है और आपके लिए वो इतना रूटीन सा हो गया होगा, और उतने इरिटेशन में भी जैसे आप काम रह के फिर उनको बोलते हैं, आप जरूर बोलते भी होंगे, क्योंकि जब आपकी कविता में इतना अच्छा रुचि है तो आई एम श्योर दैट यू आर गुड डॉक्टर एंड अ गायनी एट दैट। तो इन सभी चीजों के बीच में, और चूंकि जैसे आपने अभी शेयर किया, जैसे हम लोग मेडिकल बुक्स तो शायद कोई लिख भी ले, क्योंकि इतना रिसर्च आप कर रहे हैं, बाकी उससे हटके जो लिटरेचर प्रोज पोएट्री के तरफ आपका जो रुचि है वो
इट इज कमेंडेबल कि आप इस सभी इससे, तो उस हिसाब से एक तरीके से कोविड भी एक मतलब आई थिंक कहीं ना कहीं वो जरूरी भी था कि ऑफ कोर्स बीइंग सेंसिटिव अबाउट इट, जिसके भी घर में वो लॉस रहा है वो बहुत ही एक ये रहा है, बट बाकी जगहों पे वो एक तरीके से सभी को एक आई थिंक अपने अपने लाइफ्स को रीअसेस करने का एक मौका मिला कि हम कहाँ जा रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, मतलब इसका अंत कहाँ है फाइनली। तो उसको करके फिर जो आपने ये पोएट्री लिखा है बहुत ही कमेंडेबल है, जो माँ के ऊपर लिखा है, आपके फैमिली, आप बोल रहे थे कि हम परिवारवाद ना हो जाए, आप कुछ कहे तो, बट आपको बिल्कुल अधिकार है परिवारवाद करने का, क्योंकि इतना नेग्लेक्टेड रहते हैं आपके परिवार और समय इतना कम रहता है, तो आपको तो बिल्कुल करना चाहिए परिवारवाद। और आपके बेटी को पर्टिकुलरली जो इसका जो आर्ट वर्क जो किया है उनको भी बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस की फाइनली आर्ट वर्क भी उन्हीं के यहाँ से लिखा। जो आपकी जितने भी कविताएं हैं बहुत ही अच्छे थे, जो आपने पढ़े हैं, शायद जो आप नहीं भी पढ़ पाए वो और भी बेहतर ही होंगे। आपके इस एबिलिटी को बहुत बहुत बेस्ट विशेस। जो आपका ये टाइटल भी बहुत ही ऐप्ट है, जो गुजरता वक्त ठहरते पल, इसमें जैसे एक फेमस कवि है जो कन्नड़ा में है, खैर हालांकि मैं उसको हिंदी में बोल देता हूँ कि वो लिखते हैं, मुझे वो कन्नड़ा में एग्जैक्टली याद नहीं है, बट मैं अनुवाद हिंदी में जरूर बोल दूंगा कि वो एक वक्त जाता है और बोलता है कि भगवान को वो प्रे करता है तो भगवान आ जाते हैं उसके पास, तो वो ऐसे ही वो दुविधा में रहता है कि पूछता है कि मेरा क्या है, तो भगवान बोलते हैं उससे कि तुम्हारा क्या है, तुम्हें पता है? तो वो बोलता है मेरा ये घर, ये दौलत, ये मेरा। अरे कहा, वो सब तुम्हारा नहीं है, वो तो है, तुम नहीं रहोगे तो कहाँ रहे? तो मेरा बॉडी ये हो सकता है, नहीं वो भी नहीं है, क्योंकि वो तो मर जाएंगे तो वो तो बाहर जाना, वो भी तुम्हारा नहीं है। तो मेरा सोल, क्या ये मेरा है? तो वो एकदम बौखला, मेरा क्या है? कुछ भी नहीं है मेरा सोल ये मेरा होगा ना, मेरा आत्मा ये मेरा होगा। बोलते नहीं, वो भी नहीं है, तो क्या है मेरा? बोलते ये जो हर पल तुम बिता रहे हो ये तुम्हारा है, ये जो हर पल जो बिता रहे हो ये तुम्हारा है। तो उसी हिसाब से आपका जो गुजरता वक्त ठहरते पल बहुत ही अच्छा एक एफर्ट है, अच्छा काव्य संग्रह है। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बेस्ट विशेस, थैंक यू। कलेक्टर साहब को सुना, मैं एक थोड़ी सी चीज कहना चाहता हूँ सर। ऐसा लगा कविता आप भी लिखते हैं और मुझे लगा लिखना चाहिए, और उसका शीर्षक होगा वो एक मैं पढ़ता एक मोमेंटो है कलेक्टर साहब आपके लिए, तो प्लीज आवाज। बहुत अच्छी है। एक और वीडियो मैसेज है, एक और वीडियो मैसेज है। मेडिकल सुपरिंटेंडेंट है शेल्बी हॉस्पिटल में, और जो कवित्री है आराधना जी उनके सहपाठी हैं। कृपया वो वीडियो मैसेज चल। मैं डॉक्टर विवेक जोशी, मेडिकल सुपरिटेंडेंट शेल्बी हॉस्पिटल में। मैं बहुत खुश हूँ आज कि मैं आपसे बात करने का मौका मिला है। ये बात एक शिक्षक ये उनका है डॉक्टर आराधना सिंह बुंदेला के, जिन्होंने बहुत अच्छी अपने विचारों को कविता संकलन किया। डॉक्टर आराधना सिंह बुंदेला हमारी सहपाठी रही है कॉलेज में। उन्होंने प्रकृति को बहुत करीब से देखा है
और खाली देखकर निहार कर नहीं, जो रमणीक स्थल सभी से कुछ न कुछ सीखा और अपने विचारों को अपनी कविताओं में पिरोकर व्यक्त किया है। मैं हमेशा चाहूँगा कि आप सब ऐसे लोगों से जुड़ना चाहिए जो हमारे को, हमारे मन की बातों को जो हम लोग व्यक्त नहीं कर पाते या समझ नहीं पाते हैं, इन्होंने बहुत अच्छी तरह अपनी कविता के संकलन में बताया है। मैं हमेशा चाहूँगा कि इनकी दिन प्रतिदिन प्रगति होती रहे, ये ऐसे अपने विचार और व्यक्त करते रहें जिससे कि हमें सबको मिलजुल कर आगे बढ़ने में बहुत योगदान मिले और हमारे विचारों का आदान प्रदान अच्छी तरह हो। धन्यवाद। और इस पुस्तक के बारे में अपने विचार रखें। संगीत स्वागत हो रहा है, तो धन्यवाद आप सबका इस अवसर पर हार्दिक स्वागत। हमारे बीच में अध्यक्षता कर रहे थे माननीय कलेक्टर साहब, उनके एब्सेंस में अमूर्त पर विचार करके गए हैं। और अभी आराधना जी ने कहा कि जो कुछ कर रहे हैं सब गोविंद के भरोसे कर रहे हैं, हम सब तो निमित्त हैं। तो गोविंद के उपस्थिति मानते हुए अध्यक्षता उनकी बरकरार है। अध्यक्ष की अनुमति से आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे मित्र रीवा विश्वविद्यालय में हिंदी के वह अध्यक्ष हैं। इससे अलावा ये तो पद है एक शासकीय पद, एक कवि है और देश के जो कवि हैं उन कवियों में उनका एक अपना स्थान है। उन्हें कई सम्मानों से उनकी कविताएं आप व्याख्यान में सुनेंगे। आज हमारा सौभाग्य है कि वो हमारे बीच में है, आज मुख्य अतिथि के रूप में हमारे बीच में हमारे दादा, हम सब प्रेरणा से दादा कहते हैं, सुभाष दादा चौबे जी, जो हम सबके प्रेरणा स्रोत हैं। इस उम्र में, उम्र तो कहते हैं हम कभी पूरे हो नहीं सकते ना, कभी हैं ही नहीं, पूरे होते ही नहीं, सबका काया से होते हैं। दादा तो हम सब लगातार सबको प्रेरित करते रहते हैं, ऐसे हमारे दादा। और हमारे बीच में हमारी बड़ी बहन, हम सबके मार्गदर्शिका मालती जी। हमारे सौभाग्य की बात है कभी आराधना जी ने आपको अपनी कविताएं सुनाई, सब चीज बताई हैं। हम सबके लिए एक सौभाग्य की बात ये भी है कि उस विरासत को बरकरार करते हुए आगे बढ़ा रहे हैं, क्योंकि आदरणीय विमल दीदी कि 3 काव्य संग्रह के बाद उनका 4था संग्रह भी तैयार हो रहा। कभी लिखना नहीं चाहते, लेकिन कभी लिखता नहीं, कविता लिखी जाती जबरदस्ती, क्योंकि कवि की भी एक प्रसव पीड़ा होती है। कविता, मैं हमेशा इस बात को रेखांकित करता रहता हूँ कि कविता लिखना किसी फैक्ट्री का प्रोडक्शन नहीं, जो तथाकथित होता है कि हम बैठे कलम लेकर के और कविता लिख जाए। कविता बहुत कोई व्यक्ति लिख सकता है जो अंदर से संवेदनशील हो, दूसरे के दुख को अपने दुख में महसूस करके शब्दों के साथ लंबे समय तक उसकी इस प्रकार से एक मानव जीवन के शिशु को जन्मने में 9 महीने लगते हैं। कई कवियों की यात्राओं को पढ़ते तो कई कविता मिश्रित होने में वर्षों लग जाती है, और कई बार कविता बहुत ज्यादा उद्वेलित करती है, कुछ पलों में भी कविता आ जाती है। तो कविता कर्म जो है बहुत आसान कर्म नहीं है, तो उस कर्म को स्वीकार कर एक संग्रह का आना हम सब के लिए निश्चित तौर से गौरव के पल हैं। ऐसे काव्य संग्रह, जैसा कि उसका शीर्षक आपने देखा, गुजरता वक्त और ठहरते पल, उसकी व्याख्या भी संदीप जी करके गए हैं, और हम सब लेकर के जीते हैं। हमारा पल ही हमारा है, जो आपके पास है, उसके अलावा कुछ नहीं है आपके पास। उस शीर्षक को लेकर के जो संग्रह आया, तो आराधना जी को मैं हार्दिक साधुवाद, बाकी डॉक्टर साहब और सभी परिवार के लोग यहाँ पर विराजमान हैं, सबको शुभकामनाएं देते हुए बहुत सारी बातें आपने स्वयं सुन ली है आराधना जी से, लेकिन कुछ एक पाठक के नाते, कोई विशेषज्ञ नहीं हूं, कोई अध्यापक के नाते नहीं, एक पाठक के नाते, क्योंकि कवि का सही जो पढ़ने वाला होता है वो उसका पाठक होता है। पाठक एक चिंता की बात भी है। अभी एक हमारे कवि नितिन सिंह जी कह रहे थे कि मैं किताबें पढ़ रही, कविता सुनाना, लेकिन कार्यक्रम पहले से तय था, लेकिन हो नहीं पाया। आज सबसे बड़ी चिंता की बात ये भी है कि अब हम शब्द जो ब्रह्म था, ब्रह्म तो आज भी है
और रहेगा, कल भी रहेगा। जब तक धरती है, जब तक तो मनुष्य है, जब तक ध्वनियां हैं, तो शब्द भी रहेगा। अब शब्द मुद्रित रहेगा, इलेक्ट्रॉनिक में रहेगा, उसके रूप बदल सकते हैं। पुस्तक आज ई बुक्स का भी जमाना आ गया है। तो वो सारी चीजों को यहाँ छोड़ते हुए इस कविता में बहुत सारी जो कविताएं हैं, 100 कविताएं इसमें हैं, उसके ऊपर मैंने कहा है कुछ 2-3 पेज लिखे भी थे, वो आपको पुस्तक में पढ़ सकते हैं। मैं उस पर ज्यादा बात न करती हूँ, कुछ पॉइंट्स में 2-3 ज्यादा समय न लेती हूँ कि हम यहाँ दादा को सुनना चाहेंगे, खासतौर से दिनेश जी को यहाँ सुनने के लिए बैठे। व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति हो, आज अपने लिए जी रहा है और अपने भी इतना स्वकेंद्रित हो गया है। इस जमाने में दूसरों को जीना, दूसरे की अनुभूति को, दूसरे के दुखों को, दूसरों के सुखों को एहसास करना बहुत बड़ी बात है। यह आदरणीय कहने में संकोच होता है, लेकिन कवि हमारे लिए पूज्य है, इसलिए हम आराधना को आदरणीय कह रहे हैं। ऐसे प्रभु है, लेकिन आदरणीय इसलिए क्योंकि वो शब्द की शिल्पी है, शब्द साधिका है। और कई कविता में आप देखेंगे कितना दर्द है, इतनी पीड़ा है, इतनी आस्था है, जीवन की विषंगति जो प्रहार है, जो साधारणता हम नहीं देख पाते, उन्होंने देखा। ये इसलिए प्रण है। उनके प्रकृति के प्रति गहरी आस्था इस कविता में आपको देखने मिलेगी। कवि कर्म, जैसा मैं कह रहा था, एक तपस्या का कर्म है। तपस्या केवल जंगल में बैठ के नहीं की जाती। तपस्या यह भी है कि चिकित्सीय पेशे में दूसरों को, जीवन को बचाते हुए हम तपस्या कर रहे हैं। विद्यार्थी अध्ययन कर रहा है तो ये भी तपस्या है, अध्यापक पढ़ा रहा तो वो भी तपस्या है, व्यापारी व्यापार कर रहा तो वो भी तपस्या है। अपने कर्म के प्रति निष्ठावान होकर के कर्म को समर्पित भाव से करना एक सबसे बड़ी तपस्या है। और उसके साथ दूसरे जीवन को लेकर के, दूसरे पहलुओं को लेकर के, दूसरे के दुख दर्द को लेकर के चिंता करना और बड़ी तपस्या है। ये दर्द जो है इस कविता में आपको इस पुस्तक में देखने को मिलेगा। इसमें बहुत सारी मध्यवर्गीय जीवन की विसंगतियां भी हैं। हम कैसे जीते, मध्यवर्गीय जीवन बहुत विडंबनापूर्ण होता है। उच्च वर्ग और निम्न वर्ग की अपनी अपनी प्रवृत्तियां हैं। मध्यवर्गीय जीवन में हम सबको साधने के प्रयास में उसको साधते साधते अपने को खो देते। समाज की दुश्वारियां, तमाम प्रकार के उपेक्षित अपने वर्ग के दर्द, महानगरीय जीवन की विसंगतियां इस कविता संग्रह में। आप हम छतरपुर शहर बहुत महानगर नहीं हुआ है, अभी कस्बे से शहर की ओर जा रहा है। महसूस कर रहे होंगे दादा, आदरणीय राव साहब, सब लोग कर रहे हैं कि पहले के मोहल्ले आज की कॉलोनी में बहुत सारा अंतर आ गया है। और जब हम नोएडा में जाते हैं, जब हम गुड़गांव में जाते हैं और बेंगलोर में जाते हैं, तो वहां तो पड़ोसी को पता नहीं रहता है कि कौन रहता है कौन नहीं रहता। उसका एक अलग जीवन की त्रासदियां हैं। हम आदमियों के जंगल में, आदमियों के उसमें आदमी खोजते रहते हैं, आदमी नहीं है। ये आदमी की खोज जो है उस कविता के संग्रह में हमको देखने को मिलती है। इनके इसमें आप तमाम देखने को मिलेंगे। इनके शिल्प की दृष्टि से बात करें तो एकदम से ताजगी है। कारण क्या है, जो हमारे परंपरागत कवि हैं, दिनेश भाई बैठे हैं, हम हिंदी वाले हैं, पढ़ते हैं और पढ़ करके जानबूझ करके विरासत में बहुत सारा चीजें मिल जाती है। आराधना की पढ़ाई मेडिकल की हुई है, इसलिए इनके ऊपर शिल्प का किसी का प्रभाव नहीं, पूर्व का प्रभाव नहीं है, ना गे का है, ना नराला का है, ना नई कविता का है, क्योंकि खुद का अपना है। मनुष्य अपने आप में विशिष्ट होता, ये शाश्वत है। हर आदमी के अंदर एक विशेषता शैली की भी होती है, विषय वस्तु की भी होती है, और उसको विकसित करके ही मनुष्य की विशिष्टता उसकी विशिष्ट बनाती है, वही उसकी पहचान बनाती है। तो इसमें जो शिल्प है वो आराधना का अपना शिल्प है, अपने तरह ताजगी भरा इसलिए है क्योंकि उनके ऊपर दूसरी परंपरा से आए हुए जो हिंदी के समकालीन कवि हैं या पूर्व के कवि हैं, उनको उन्होंने उस दृष्टि से नहीं पढ़ा। परंपरा बोध में यहाँ से आ गया होगा, इस दृष्टि से कविता में तमाम प्रकार की जो फिल्म है, तमाम प्रकार के प्रतीक है, तमाम प्रकार के जो अलग अलग परिस्थितियों में देखने का नजरिया है, वो एकदम से नए लगते हैं। इनकी कविताएं, सबसे बड़ी बात है आज जीवन में आप देख रहे हो निराशा है, चारों ओर दुश्वारियां हैं, आत्महत्या के आंकड़े बढ़ रहे हैं। ऐसे में कविता आशा देती है, कविता विश्वास देती है। साहित्य का कर्म ही है, प्रेमचंद ने लिखा है कि साहित्य वह है जो वह मसाल है जो समाज के सामने आगे लेकर के चले और समाज को रास्ता दिखाए। आज तो मुझे लगने लगता है कई बार विद्यार्थी के नाते, शिक्षक के नाते,
कि हमारे तथाकथित साहित्यकार जो सत्ता के पीछे चल करके पिछड़कों ऑन डिमांड लिख रहे हैं, वो कहीं ना कहीं अपने कर्तव्य पथ से भटके हुए। ऐसा कोई हमें साहित्य में नहीं दिखाई देता है कि जो आज रास्ता दिखा सके इस निराशा भरी जिंदगी में। लेकिन हमारे जो पूर्वज साहित्यकार हैं, चाहे तुलसी बाबा को याद करें, चाहे निराला को याद करें, चाहे प्रेमचंद को याद करें, वो तमाम प्रकार की मसाइलों की जो परंपरा है उसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है, वो होती है जीवन के प्रति आस्था, वो होती है जीवन के प्रति विश्वास, वो होती है हमारे निष्ठा, मनुष्यता के पक्ष में पक्षधरता, जो तमाम प्रकार की इनकी कविताओं में मिलती है। एक जगह ये लिखती है, 4 लाइनें मैंने कोट की थी, उनको मैं यहाँ बताना चाहूंगा कि निर्बल का बल तुम बन जाओ। बहुत बड़ी बात, एक लाइन में कहते हैं निर्बल का बल तुम बन जाओ, निर्धन का धन तुम बन जाओ, निःशब्द का शब्द तुम बन जाओ, प्रभु प्रकाश स्तंभ बन आओ। ये बात जो है, आप देखिए चिकित्सीय वैसे में बहुत सारे आज की विडंबनाएं हैं, बहुत सारे हमारे छतर पर बहुत सारे अच्छे लोग भी, मतलब यहाँ विनम्रता से ज्यादा ही बैठे हैं, डॉक्टर खरे साहब को याद करने का, बहुत सारे ऐसे अच्छे जो देवदूत के तौर पर शहर में काम कर रहे हैं। लेकिन ऐसे लोग भी हैं इस भारत के धरा पर, जब अखबारों में पढ़ते हैं कि आज कहीं ना कहीं बेसिस की कलंकित भी कर रहे हैं। ऐसी परिस्थितियों में निर्बल का बल बनने की आस्था का संदेश देने वाली आराधना निश्चित तौर से प्रशस्ति की पात्र है। उनको एक प्रशस्ति मिलना ही चाहिए। तो निर्बल का बल बने, निर्धन का धन बने और निःशब्द का शब्द बन करके, ये सारे के सारे बुद्धिजीवियों का काम है। हम पढ़े लिखे लोग हैं, जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, जिनके पास ज्ञान नहीं है, उनके अज्ञान को दूर करने के लिए, उनका मार्ग प्रशस्त करने के लिए हम सब बुद्धिजीवियों का दायित्व होता है। इस नाते भी हमका ये कर्म है, तो हमको ईश्वर ने इस लायक बनाया कि हम दूसरे का दुख दर्द दूर कर सकते हैं, तो करना चाहिए। ये इनकी कविता से हमें प्रेरणा मिलती है, कहीं ना कहीं संदेश मिलता है। इसमें जो दिमाग है, उसमें जो कंप्यूटर है, तीनों का सॉफ्टवेयर अलग अलग वर्जन का है, तीनों का वर्जन अलग अलग है। कोई 3 का है, कोई 4 वर्जन का, कोई 5 वर्जन का। अगर वो अलग अलग वर्जन के हैं तो कैसे मैच करेंगे? तो इसके लिए एक साथ रास्ता दिया है इन्होंने कि वक्त के साथ चलो, आपको खुश रहना है, अपने आप को अपडेट करते रहो। जो भी आपका वर्जन है, 4 वर्जन है तो 5 वर्जन में अपडेट कर लेंगे तो आप प्रसन्न रह सकेंगे। आप वहीं अटके रहेंगे तो आप अप्रसन्न रहेंगे। प्रसन्नता और प्रसन्नता सुख दुख सब वस्तुओं में नहीं है, संसाधनों में नहीं है, वो हमारे भीतर है, हमारी मनोस्थिति में है। ये मनोस्थिति का संदेश आराधना की कविता देती है। वो कहती है, वक्त के साथ चलो, सिर्फ सोचो नहीं करो। हम सोचते तो नहीं, हम नाती के साथ एडजस्ट कर लेंगे, लेकिन जब एडजस्ट करने की बात आती तो हम मुंह बना लेते हैं। जब मुंह बना लेते तो आप कर नहीं पाते हैं, कर नहीं पाते तो प्रतिफल तो आपको मिलेगा। समस्या यही है कि अपने आप को एडजस्ट करना, समय के साथ कदम डाल, समय किसी की परवाह नहीं करता, वक्त किसी के साथ नहीं, इंतजार नहीं करता, वक्त के साथ आपको कदम ताल मिला के चलना पड़ेगा, तब आप आनंदित हो पाएंगे, तब कहीं ना कहीं सुख का आपको आनंद मिल पाएगा। ये इनकी कविता में बहुत सारी चीजें, इनके कविता में हमें देश के अंदर ये सबसे बड़ी कमी और आज का लगातार है कि देश गौर हो रहा है, हम प्रथम हो रहे हैं। इसको लेकर के राष्ट्र के भाव भी है, काव्य संग्रह में तमाम प्रकार की बातें इसमें देखने को मिलती हैं। तो मैं ज्यादा कुछ ना कहते हुए, बहुत सारी चीजें हैं, 2 लाइनें देश के संदर्भ में इनकी बोल करूंगा। मेरे देश की माटी तेरे चरण पखारूं, करूं तेरा सम्मान, तू ही तो है अस्तित्व मेरा और तू ही मेरा अभिमान। ये भाव इनकी कविता है, उसी कविता की पंक्तियां हैं। किस तरह से हमें देश के लिए जीना चाहिए, देश के स्वाभिमान के लिए जीना चाहिए, आराधना की कविता में हमें देखने को मिलता है। अभी मैं मध्य वर्ग की बात कर रहा था, एक बहुत अच्छी कविता मैंने कोट भी की थी, यहाँ कल भी चर्चा कर रहा था, मैं उसकी बात जरूर करूंगा। कल बात हो रही थी आराधना से। हमारे यहाँ अब तो हम नए युग में आ गए, वैभव हो गया है, और हम तो अब वस्त्रों के बारे में बहुत सारी चीजें, पहले बहुत सारे अभावों में हमारा हिंदुस्तान जिया। एक तुरपाई होती थी, मध्यवर्गीय महिलाएं, बेटियां और बहुएं और माताएं सब जानती होंगी तुरपाई करते थे, कैसे थे। तो तुरपाई एक कविता है, एक प्रतीकात्मक है। कभी मध्यवर्ग में जीवन बीता करते तुरपाई, फिर भी उगड़ी रही सिलाई। बहुत बड़ा ज्यादा प्रतीक है, आप समझ लीजिए। जीवन बीता करते तुरपाई, फिर भी उगड़ी रही सिलाई, बात बनाते चलते जाते कुछ बातें फिर भी ना बन पाई।
बड़े जतन से टांगे लेते, संभल के कदम बढ़ाते, कहीं सिल पाते तो कहीं सिली नहीं, पर सुई धागा ले हम चलते जाते फिर भी जी। तो ये तुरपाई करने का जो है उपक्रम है, मैंने संकेत में बात की थी कि दूसरों के लिए जीते जीते खुद को विलीन कर दें। वो संकेत में बहुत अच्छे ढंग से नए प्रतीकों के माध्यम से अपने ढंग से आराधना ने व्यक्त किया है। तो मैं ज्यादा कुछ न कहते हुए इन्हीं की कविता की पंक्तियों से अपनी बात समाप्त करूं कि चलते जाना तुम प्रगति के पथ पर, चलते जाना तुम प्रगति के पथ पर, कर्तव्यनिष्ठ दृढ़ और निश्चल मन लिए चलते जाना तुम प्रगति के पथ पर। हो घना अंधकार सूझता ना हो हाथ, मन के दीपक जला लेकर साहस का साथ, चलते जाना तुम प्रगति के पथ पर। इस प्रकार के भाव रखने वाली आराधना निश्चित तौर से मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि मेरे जीवन में, अपने गायनी के जीवन में जहां वो नेतृत्व कर रहे हैं नोएडा में, कविता के क्षेत्र में भी निश्चित तौर से उनका पहला काव्य संग्रह है और मजेगी और उसमें वैविध्य आएगा, जीवन की सघनता आएगी और उसका सौभाग्य हम सबका कि आज उन्होंने, मैं इसके लिए भी साधुवाद देता हूं कि छतरपुर शहर को उन्होंने लोकार्पण के लिए चुना। हो सकता था नोएडा में करा ले, हो सकता था मायके में, क्योंकि मायका परिंदे में बात नहीं कर रहा, बहुत सारी बेटियां नाराज हो जाएंगी, बहुत सारे परिवार टूट रहे हैं, हमने इस पर विचार बात करूंगा तो वो बुरी लग सकती है। लेकिन ये भी एक बहुत बड़ी बात है, अपने लीजिए ना, बेटी का जीवन, नारी का जीवन निश्चित तौर से बहुत इतना त्यागमयी होता है। अपने एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर के अपने आप को स्थापित करना और समर्पित भाव से जीना, इसके लिए मैं छतरपुर परिवार की ओर से, बुजुर्ग परिवार की ओर से, दीदी की ओर से और व्यक्ति साहब मैं कहता हूँ, उन्हें साधुवाद देता हूँ कि आराधना ने छतरपुर को इस लोकार्पण के लिए चुना। मैं उन्हें कोटिशाह बधाई देता हूँ। इसी भावना से वो भगवान को चला दिया है, हमारे समाज को प्रेरणा देते रहे। धन्यवाद, जय हिंद, आपको प्रणाम करता हूँ, धन्यवाद। आपका उद्बोधन करने लगता है सुनते ही जाए, शब्द, वाक्य, संयोजन सब कुछ बहुत उम्दा होता है, शैली भी। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, वीडियो मैसेज की श्रृंखला में हम फिर चलते हैं और आराधना बुंदेला जी की ये सहपाठी हैं मानसी वशिष्ठ, जो कि कार्डियोलॉजिस्ट हैं वेदांता हॉस्पिटल गुड़गांव में। उनका एक वीडियो मैसेज आया है प्रोजेक्टर पर, उसको हम आपके लिए नमस्ते, मैं डॉक्टर मानसी कौशल, डॉक्टर आराधना सिंह बुंदेला की कॉलेज की मित्रों से पाठी हूँ। सबसे पहले तो मैं प्रिय आराधना को उसकी इस रचना गुजरता वक्त ठहरते पल के लिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आराधना शुरू से ही संवेदनशील और भावुक रही, पर उसकी ये संवेदनशीलता और भावुकता इतना सुंदर शब्दों का रूप ले ली, उसकी जो कविताओं की भाषा है वो बहुत ही मधुर और सरल है। उन्हें पढ़ के हमें दिन प्रतिदिन के अपने अनुभवों का एहसास, कविताएं पढ़ के ऐसा लगता है कि हाँ ऐसा हुआ, हाँ ऐसा ही तो होता है। सारी ही कविताएं बहुत अच्छी हैं। तो दो जो मेरे दिल के बहुत करीब लगी वो एक तो पिता और दूसरी माँ का दर्द। माँ का दर्द पढ़ के, नमस्ते, मैं डॉक्टर मानसी कौशल, डॉक्टर आराधना सिंह बुंदेला की कॉलेज की मित्रों से पाठी हूँ। सबसे पहले तो मैं प्रिय आराधना को उसकी इस रचना गुजरता वक्त ठहरते पल के लिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। आराधना शुरू से ही संवेदनशील और भावुक रही, पर उसकी ये संवेदनशीलता और भावुकता इतना सुंदर शब्दों का रूप ले लेगी ये हमें भी नहीं पता था। उसकी जो कविताओं की भाषा है वो बहुत ही मधुर और सरल है। उन्हें पढ़ के हमें दिन प्रतिदिन के अपने अनुभवों का एहसास होता है। कविताएं पढ़ के ऐसे लगता है कि हाँ ऐसा हुआ था, हाँ ऐसा ही तो होता है। सारी ही कविताएं बहुत अच्छी हैं, पर दो जो मेरे दिल के बहुत करीब लगी वो एक तो पिता और दूसरी माँ का दर्द। माँ का दर्द पढ़ के तो मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे ही भावों को शब्द मिल गए। मैं फिर से एक बार फिर प्रिय आराधना को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ।
और उम्मीद करती हूँ कि ऐसे काव्य संग्रह और भी आराधना की कलम से हमारे लिए आते रहेंगे। धन्यवाद। ये थे डॉक्टर मानसी वशिष्ठ, कार्डियोलॉजिस्ट, वेदांता हॉस्पिटल गुड़गांव, और जो कि डॉक्टर आराधना बुंदेला की सहपाठी थी। मैं अनुरोध करूंगा डॉक्टर सुभाष चौबे जी से कि वो आए, 2 वचन अपनी आराधना चक्र दी। प्रोफेसर कुशवाहा, हमारे मालती जी, प्रोफेसर परमार, डॉक्टर बुंदेला परिवार। एक डॉक्टर हूँ तो एक अपनी बात शुरू करूँगा। हमारा जीवन ही कविता है। हमारे जीवन की शुरुआत ही कविता से होती है। जिस दिन माँ गर्भवती होती है उसका एहसास एक कविता है। जिस दिन वो अपने बच्चे के स्पंदन को महसूस करती है वो भी उसके एक जीवन की कविता है। बाद में वो अपने बच्चों से जब बच्चा ज़्यादा चलने लगता है घर में, उसका वार्तालाप शुरू होता है, वो उसकी आवाज़ सुनती है, माँ के लिए हो रही है। बच्चे को जन्म देना, उसको पालना, उसकी परवरिश करना, हर स्टेज में माँ के लिए एक कविता है। बच्चा बड़ा होता है, स्कूल जाता है, उसके लिए उसके बहुत सारे सपने बुनती है माँ, वो भी एक कविता का रूप है। फिर अपने बच्चे का भविष्य का ख्याल करती है। हर समय माँ के दिमाग में कविता घटती है। अब जब बच्चा बड़ा हो जाता है, उसके भविष्य की चिंता, उसके दिमाग हर रूप में माँ का एक रूप है कविता के साथ। एक डॉक्टर होने के नाते मैंने जीवन के बहुत रूप देखे। ये तो रूप हुआ माँ का। अब सवेरे जब हम खुद उठते हैं, आलस आ रहा है, और आलस में भी एक कविता बन सकती है। फिर कार्यालय जाना है, उसके लिए व्यस्तता है, जल्दबाजी है, वो भी एक कविता है। काम की व्यस्तताएं हैं, वहाँ पे हमारी डिफिकल्टीज है, प्रॉब्लम्स है, किस तरह की हम प्रॉब्लम फेस करते हैं। सामाजिक जीवन में जब हमारा जीवन उतार पे होता है, वृद्धावस्था आती है, हर स्टेज में हमारे जीवन में कविता घटित होती है। अब ये हमारी संवेदनशीलता पे है कि हम उसको किस तरह से लें। ये पूरा जो हमारा मेंटल मेकअप है, उसके हिसाब से जीवन की सफलताएं, विफलताएं, आशा, निराशा, हर तरह की बातें जो है अब कविता के रूप में कवि लिखते रहे, और ये प्रोसेस चालू होना चाहिए। अनुराधा बेटी और डॉक्टर बुंदेला परिवार, हम लोगों ने जीवन में किस किस रूप में नहीं देखा है। एक मरीज के ऊपर कविता लिखी जा सकती है। इतना प्यार, इतना विश्वास, धोखा, घृणा, कौन सा ऐसा रूप नहीं है जो डॉक्टर ने नहीं देखा हो। पर उसके बाद में अच्छी चीजें निकल के आना चाहिए जीवन में। जो अच्छी बातें हमारे जीवन में घटित हुई हमारे मरीजों के साथ में, उसको बहुत संवेदनशीलता से हमारी बेटी अनुराधा ने लिखा है। मैं उसको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। डॉक्टर बुंदेला को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। बेटा, अपनी कविता की यात्रा चालू रखना। गॉड ब्लेस यू। जय हिंद। ये थे डॉक्टर सुभाष चौबे, वरिष्ठ डॉक्टर, चतुर, सभी परिचित हैं, सभी को कहीं न कहीं आशीर्वाद का प्राप्त रहा है। एक और वीडियो मैसेज हमारे पास है डॉक्टर मनोज कुशवाहा का, जो ENT सर्जन है काशीपुर से, और ये भी जो कवियत्री है उनके सहपाठी है। अभी डॉक्टर लगाना शायद उचित नहीं लग रहा है, अच्छा ये ठहरते पल डॉक्टर आराधना सिंह बुंदेले हर लोगों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। सब कुछ तो है इसमें है
घर परिवार देश समाज जिसके संयुक्त परिवार उनका विघटन, आशा निराशा अहंकार भौतिकतावाद, संस्कृति की रक्षा, वेद पुराणों की दैनिक जीवन में महत्ता, करुणा दया प्रकृति संरक्षण, आत्मबल संवरण, संतान समृद्धि के आशीष, आसमान तकता किसान, सरहद पर तैनात जवान, मोटिवेशनल नैतिकता के पाठ, मौन नीरव शांति, पूर्वजों के उपकार, उनकी सीख, अपने प्रतिबिंब का दर्शन अतीत में झांक कर या भविष्य में ताक कर, और जीवन की सी छोटी छोटी उपलब्धियों की खुशी, चैरिटी की प्रेरणा, बचपन की धरोहर, गुल्लक, कान्हा कान्हा कान्हा, सकारात्मक की सृष्टि, नकारात्मक से मुक्ति, नदी नाव संगम, उड़ जाएगा हंस अकेला, जगदर्शन का मिला, कोविड की मार, नया युग दृष्टांत। कहीं धीर गंभीर, कहीं हल्की फुल्की चाय पर चर्चा, जिंदगी जब नींबू दे तो शरबत बनाते चलिए, मैं लाइक इसलिए बनाना है ना, जीवन रस उड़ेलती, क्या खोया क्या पाया जब मैं मिलते और बिखरते पल में, मुझे किसी से नहीं शिकायत, यदि भी चला गया तो मैं, और कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन, आया है मुझे फिर याद वो जालिम गुजरा जमाना बचपन का, सब कुछ है, स्कैल्पल पेन ग्रिप, तुम्हारे स्कैल्पल ग्रिप पेन ग्रिप परफेक्ट। सरस्वती का आशीर्वाद ही है बेगले लोगों पर ही होता है, तुम उनमें से बहुत अच्छा किया, बहुत ये थे डॉक्टर मनोज कुशवाहा, ENT सर्जन काशीपुर उत्तराखंड से। मेरी भी शिक्षिका रही है, बहुत लोगों की यहाँ शिक्षिका रही है, आदरणीय श्रद्धेय मातृ श्रीवास्तव जी, उनसे अनुरोध है स्टेज पे आप अगर चाहें तो हम आपको माइक देना